गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन पेपर के बारे में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल इक्वेशन। जिस टॉपिक में हम कवर करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन में लैम्डा का मतलब क्या होता है, कर्नेल क्या होता है, नॉन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए रिलेशन फ्रॉम set A to set B, that is f from set A to set B। ए रिलेशन f नाम दे दीजिए यहाँ पे। ए रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन में हम कॉल्ड नहीं लिखते हैं, डेफिनेशन में हम लिखते हैं सेड टू बी। इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट of A has a unique image in B। यानी कि यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो वर्ड एवरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा यूनिक इंपॉर्टेंट है कि ए के सभी एलिमेंट की बी में एक क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। इस बात को समझिए ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे एक सेट ए बनाया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, एक सेट मैंने यहाँ पे बी बनाया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, तब अगर मैं f एक रिलेशन a से b पर डिफाइन करूँ सच दैट a1 की इमेज अगर मैंने b ले ली, 2 की इमेज मैंने a ले ली, 3 की इमेज c ले ली, तो यहाँ पे a का हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है और उसकी b में यूनिक इमेज है, इसलिए f यहाँ पे फंक्शन कहलाएगा। वहीं अगर मैं इसी सेट में एक फंक्शन एक रिलेशन g डिफाइन करूँ 1 2 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया रिलेशन जी रिलेशन मैंने बना दिया कि 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट तो कवर हो रहा है सेट ए का, लेकिन सेट बी में एक की जो इमेज है वो ए भी आ रही है, बी भी आ रही है, यूनिक इमेज हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो जी रिलेशन है ए से बी ये फंक्शन नहीं है, एफ रिलेशन ए से बी फंक्शन कहलाता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन चलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंटीग्रल, समथिंग लाइक दैट इसी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एन इक्वेशन in which unknown function yx, देखिए अब यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन इसीलिए बताई थी कि मेरे को यहाँ पे वर्ड यूज़ करना था अननोन फंक्शन। an integral equation in an equation in which unknown function yx appears under one or more integral signs, वन और मोर इंटेग्रल साइंस के अंदर अगर आपकी इंटेग्रल इक्वेशन आती है, देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड इंटेग्रल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल आता है बेटे इंटेग्रल इक्वेशन का, आपके पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल yx इज इक्वल टू 2x प्लस में 2 टाइम इंटीग्रेशन 2 to 3
एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई टी डी टी, ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही अगर आप एक दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, वही एग्जांपल बन जाएगा कि वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा टाइम इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स के ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी। ये एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल है और ये एग्जांपल मैंने जनरल एग्जांपल दिया। दो एग्जांपल क्लियर होने के बाद अब आप देख सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के कि इंटीग्रल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अननोन फंक्शन जैसे हमारा यहाँ पे वाई एक्स है, यहाँ पे भी हमारा अननोन फंक्शन वाई एक्स है, यहाँ पे भी हमारा अननोन फंक्शन वाई एक्स है, इन विच अननोन फंक्शन वाई एक्स अपीयर अंडर द वन और मोर इंटीग्रल्स हैं। ये दो एग्जांपल मैंने वन इंटीग्रल साइन के दिए। आपको एक मोर इंटीग्रल साइन के एग्जांपल दूँ तो वाई एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस में 2 टाइम इंटीग्रेशन 2 to x स्क्वायर टी इंटीग्रेशन 3 to x वाई टी डी टी। ये आपका डबल इंटीग्रेशन साइन के साथ इंटीग्रल इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन एक इंटीग्रल एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल साइन के अंडर अपीयर होता है, ऐसी इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अब इंटीग्रल इक्वेशन समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन टॉपिक शुरू करने से पहले हमें इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल इक्वेशन का टाइप क्या है। उसके लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा क्या, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन integral equation is alpha x y x is equal to एफ एक्स प्लस में लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स के ऑफ एक्स टी, यहाँ पे के दो चीज़ों का फंक्शन है, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल टी, साथ में आएगा वाई टी डी टी। दिस इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपके पास सबसे जनरल फॉर्म है किसकी, इंटीग्रल इक्वेशन की। अब इस इंटीग्रल इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म में जो जो कंपोनेंट यूज हुआ है उनके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो अल्फा एक्स आपका ये गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एक्स आपका यहाँ पर अननोन फंक्शन है, अननोन फंक्शन ऑफ एक्स टू बी डिटरमाइंड। एफ एक्स यहाँ पे आपका गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स। लैम्डा यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। के ऑफ एक्स टी आपके पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन, कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन। वाई टी आपका नॉन फंक्शन है जो आपको डिटरमाइन करना है। ए आपकी लोअर लिमिट होगी यहाँ पर, और बी एक्स आपकी यहाँ पर क्या होगी, अपर लिमिट होगी। बी एक्स ये तो वेरिएबल भी हो सकती है या कांस्टेंट भी। आइदर वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ये आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं अवेलेबल। लोअर लिमिट इंटीग्रल इक्वेशन के पेपर में हमेशा कांस्टेंट ही होती है, इसलिए लोअर लिमिट को मैंने फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिखा है, सीधा ए लिखा है। तो आपके पास यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन होती है कि अल्फा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा टाइम इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स के ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी। ये आपकी मोस्ट जनरल फॉर्म है। ये गिवन फंक्शन होगा, एफ एक्स गिवन फंक्शन होगा, वाई एक्स नॉन फंक्शन होगा, वाई एक्स या वाई टी जो आपको निकालना है।
फ़र्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल एक्स में टी में आपको फंक्शन निकालना है। अगर वो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वो टी स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा आपका ना कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा, ए आपकी लोअर लिमिट होगी, बी एक्स आपकी अपर लिमिट होगी, जो कि वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी, और के ऑफ एक्स टी आपका कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इन सारी चीज़ों के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है कि मोस्ट जनरल फॉर्म से टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिसाइड करना। हाँ जी, चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप को डिसाइड करने के लिए तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन थी, अल्फ़ा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा टाइम इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स के ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक तो अल्फ़ा एक्स फैक्टर होगा आपका, दूसरा आपका एफ एक्स फैक्टर होगा, और तीसरा आपका अपर लिमिट। ये तीन फैक्टर हैं जो इंटीग्रल इक्वेशन का टाइप डिसाइड करते हैं। तो मैं इन तीन फैक्टर को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा एक्स जो है, इसके बेसिस पे तीन केस बनेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा एक्स अगर ज़ीरो हो, सेकंड केस यहाँ पे बनेगा अगर अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 1 हो, और थर्ड केस आपका यहाँ पर बनेगा कि अल्फ़ा एक्स नॉट इक्वल टू 0,1, 0 और 1 से अलग हो। दूसरा फैक्टर आपका जो डिसाइड करता है इस चीज़ को, वो होता है एफ एक्स। एफ एक्स के आपके पास यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, और ये यहाँ पे क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तीसरा चीज़ आपकी डिसाइड करती है बी एक्स। बी एक्स के भी दो ही केस बनेंगे कि बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और बी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल। अगर बी एक्स कॉन्स्टेंट होगा और बी एक्स वेरिएबल होगा तो क्या क्या हिसाब बनेंगे, तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं, इसके लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, और इसके लिए भी हमारे पास 2 केसेस हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ वर्क से जानते हैं कि किसी काम को करने के अगर 3 तरीके हैं, दूसरे काम को करने के 2 तरीके हैं, तीसरे काम को करने के 3 तरीके हैं, तो टोटल सभी कार्य को करने के, काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 12 तरीके। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन 12 टाइप की होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करूँगा क्योंकि हम यहाँ से नाम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने केस लिया, केस फर्स्ट केस मैंने आपका क्या लिया है, बिल्कुल फर्स्ट केस कि एफ एक्स को मैंने फिक्स कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स 0 होता है, 0 का मतलब होमोजीनियस हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और यहाँ पे मैंने केस फिक्स किया आई एक्स, फर्स्ट केस क्या, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0। इन दो ये दो चीज़ फिक्स करी। इसको वेरी करा देता हूँ मैं पहली बारी में, तो मैंने पहली बारी में लिया क्या, बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, जब भी अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारी जो इक्वेशन होती है हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर आपके पास एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है तब इस केस को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। सिमिलरली अगर अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो हम इसे बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपके पास अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 होता है तो हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और अगर इनसे अलग होता है, यानी कि अगर आपके पास अल्फ़ा एक्स नॉट इक्वल टू 0,1 होता है तो आपकी बनती है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ, केसेस आपके बनेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपके पास केस आएगा अल्फ़ा एक्स नॉट इक्वल टू 0,1। फिर केस आएगा आपके पास बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और लास्ट केस आपके पास बनता है, बाकी केस इनके मिक्स मैच है, वी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल। इस केस के इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन।
अगर हमारा अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 तो हम उसे बोलते हैं इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर हमारा अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 है तो हम इसे बोलते हैं इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अगर अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 है तो हम इसे बोलते हैं इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ मिक्स या थर्ड काइंड, मिक्स्ड और थर्ड काइंड। और अगर आपके पास बी एक्स कॉन्स्टेंट है तो हम इसे बोलते हैं फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन, FREDHOLM फ्रेडलहोम इंटेग्रल इक्वेशन। अगर आपका बी एक्स वेरिएबल है तो हम इसे बोलते हैं वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। देखिए इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड। फिक्स्ड में आप देखिए क्या शब्द आता है, पहला एफ से ही फ्रेडलोम बनता है तो फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन। वेरिएबल में पहला वर्ड वी आता है तो उससे हमेशा क्या बनेगी, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। तो अगर मैं इन केसेस को मिक्स मैच करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया एफ एक्स को तो 0 लिया, इसको कांस्टेंट लिया, इसको 0 लिया। तो इसको 0 लिया तो फर्स्ट काइंड की, 0 लिया तो होमोजीनियस और कांस्टेंट लिया तो फ्रेडलोम। पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट केस सबसे पहले बनाया आपका होमोजीनियस फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में अल्फ़ा 0 बता रहा है तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी आपकी, ये वाली साइड 0 होने के बाद एफ एक्स आपका 0 लिया आपने होमोजेनियस तो ये भी 0 हो जाएगी। लिमिट कांस्टेंट ली है तो इसका एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से दे दूंगा मैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई टी डी टी दैट इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आती है, मैंने अभी भी इसको 0 ही रखा है और अब की बार ये लूँगा, ये भी फर्स्ट केस लिया मैंने। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा होमोजीनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्योंकि देखिए अब की बारी मैंने केस क्या लिया है, अब की बारी मैंने केस लिया है कि एफ एक्स 0 है, आपके पास अब बी एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल है तो आपको पता ही था, मैंने बताया था बी एक्स अगर वेरिएबल होता है तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वोल्टेरा बन जाता है। और फर्स्ट केस इसका हम ले ही रहे हैं आपके पास। फर्स्ट केस क्या था आपके पास कि आपका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा होमोजेनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। वोल्टेरा है तो बस इतना फ़र्क आएगा। सेम एग्जांपल अगर मैं आपका यूज़ कर दूँ तो यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 1 से लेके x हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई टी डी टी दैट इक्वल टू 0। थर्ड केस आपका मैंने बनाया, अब की बारी एफ एक्स को 0 लिया था, अब एफ एक्स को नॉन ज़ीरो लेंगे। तो देखिए अब की बारी मैं आपको बता रहा हूँ, एफ एक्स आपने यहाँ पे नॉन ज़ीरो लिया तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ये फर्स्ट ही रखा तो क्या रहेगा, फर्स्ट काइंड ही रहेगा। एक बारी कांस्टेंट है तो फ्रेडलोम बन जाएगी, वेरिएबल है तो वोल्टेरा बन जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ नॉन होमोजीनियस क्या बनेगी आपकी बारी, आपने ये लिया ना नॉन ज़ीरो का केस, पहला कांस्टेंट है तो हो गया फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन। फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन बनेगी किसकी, ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए अब ऊपर से अगर मैं बताऊँ आपको जनरल फॉर्म से, अल्फा एक्स अभी भी 0 है फर्स्ट काइंड की वजह से, तो ये टर्म तो हो जाएगी आपकी 0। उसके बाद एफ एक्स नॉन ज़ीरो है तो ये टर्म बचेगी, ये बाकी सारी टर्म भी बचेगी। तो उस हिसाब से आपकी इक्वेशन इस टाइम बन जाएगी, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये बन जाएगा cos x प्लस में आयटा टाइम्स इंटीग्रेशन, कांस्टेंट लेना है तो 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी दैट इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, नॉन होमोजीनियस फ्रेडलोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फोर्थ मैंने आपको बना के दिखाई, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये कैसे आएगी, वही सेम चीज़ें कि मैंने ये केस अभी भी नॉन होमोजीनियस का लिया है, नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट का केस कवर कर चुका हूँ। तो अब केस किसका आएगा, वेरिएबल का। वेरिएबल के केस में क्योंकि मेरे पास अल्फा एक्स 0 ही चल रहा है तो क्या बन जाएगा वो,
इससे फर्स्ट काइंड, इससे नॉन होमोजीनियस, इससे वोल्टेरा। तो नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जांपल दे देंगे। वोल्टेरा करना है तो बस ऊपर इसी में वेरिएबल कर देंगे। ये बन जाएगा आपके पास cos x प्लस में आटा टाइम इंटीग्रेशन 1 से x स्क्वायर टी वाई टी डी टी दैट इक्वल टू 0। 4 केस ये हो गए, ये केस हुए फर्स्ट काइंड के साथ। सिमिलरली 4 केस बन जाएंगे आपके पास सेकेंड काइंड के साथ, और 4 केस बन जाएंगे थर्ड काइंड के साथ। मैं आपको सीधा सीधा लिख के बता देता हूँ। आपका पास यहाँ पे फिफ्थ केस बनेगा। फिफ्थ केस बनेगा क्योंकि मैंने अब सेकेंड काइंड लिया है, तो ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इधर वाई एक्स बचेगा। तो सबसे पहले आपके पास बनेगा होमोजीनियस का केस ले रहा हूँ, होमोजीनियस फ्रेडलोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये बनेगा होमोजीनियस फ्रेडलोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। ये कैसे बनेगा आपका? ये आपका इसका एग्जांपल देखिए, क्योंकि होमोजीनियस है तो एफ एक्स 0 आएगा। सेकेंड काइंड का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू मैंने रख दी आटा, आटा टाइम सेकेंड काइंड फ्रेडलोम लिया आपने, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी। सिक्स काइंड की आपकी बन जाएगी होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड है तो वंस अगेन फिर आपके पास क्या हो जाएगा एग्जांपल में, वाई एक्स के साथ 1 आएगा तो वाई एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, आयटा एज इट इज़ रह जाएगा। बस इतना चेंज आ जाएगा कि फ्रीडम की जगह वेल्टेरा, ये तो ऊपर वेरिएबल आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी। आई होप ये क्लियर होगा। होमोजीनियस के साथ सेम आपके पास केस बन जाएंगे दो नॉन होमोजीनियस के, और सेकेंड काइंड का पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका एक थर्ड काइंड का बचेगा और एक फोर्थ काइंड का। तो मैं आपको दोनों के एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक नॉन होमोजीनियस का एग्जाम्पल दे देता हूँ सेकेंड काइंड में। देखिए वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम इंटीग्रेशन 2 to एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी। अब यहीं से आप आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। वाई एक्स के साथ 1 है तो सेकेंड काइंड की होगी। यहाँ पे एफ एक्स का टर्म नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस होगी। यहाँ पे उसके बाद वेरिएबल है तो वोल्टेरा होगी, तो ये होगी नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। क्लियर है? अगर ऐसे ही मैं आपको एक थर्ड काइंड का एग्जांपल दूँ तो आपकी बन जाएगी 2x वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में आटा टाइम इंटीग्रेशन 2 to 3 वाई टी डी टी। ये इक्वेशन देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई एक्स के साथ जो अल्फा एक्स है वो ना तो 0 है ना 1 है, इसलिए इस थर्ड काइंड ये मिक्स काइंड की बनी। उसके साथ एफ एक्स नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस होगी। लिमिट कांस्टेंट है दोनों, इसलिए फ्रेडलोम बन गई है। अब ये कहेंगे कि अब यहाँ पे आपने के एफ एक्स टी तो लिखा नहीं, के ऑफ एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है, के ऑफ एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। क्लियर है? तो के ऑफ एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये आपके पास बन जाएगी नॉन होमोजीनियस फ्रेडलोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं, देर आर 12 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। थैंक यू।